Good afternoon to all of you. Now I am here with one of my student. Okay, he will going to give interview is in MP and interview is in Gwalior, Indore. Which place? Yes, sir. Indore, sir. Indore. Okay. First of all, tell me in MP is also famous for some of the king. राजा वाजा के लिए फेमस रहा है वो. एक दो किंग का नाम पता है फेमस? सर नाम तो नहीं पता बट सर ग्वालियर से थे उनके वहाँ अभी ग्वालियर में उनका किला भी है जो बहुत लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं. ओके. उनका नाम तो नहीं. मोदी जी के कैबिनेट में सिंधिया टाइटल है, उनके पास कौन सा मंत्रालय है? सर उनके पास अभी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है सर. क्या नाम है उनका? ज्योतिराज सिंधिया. ओके. थोड़ा पढ़िएगा किला विला के बारे में, राजा वाजा के बारे में, ठीक है? मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छा स्टेट माना जाता है, तो मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें क्या हैं? सर मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें टर्मरिक हल्दी है और सर पैडी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है. टर्मरिक को कहा जाता है कि एक उपचार की तरह भी, औषधि की तरह भी काम में आता है, तो टर्मरिक के यूसेज क्या क्या हैं? सर टर्मरिक खाने के अलावा किसी को चोट लग जाए तो उसके लिए भी प्रयोग की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि टर्मरिक से जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाता है. ओके. रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? सर रिटेल बैंकिंग जब किसी कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है तो उसे रिटेल बैंकिंग कहते हैं और होलसेल बैंकिंग सर B2B है जो कि बैंक दूसरी बैंक्स को प्रोवाइड की जाती है, जहाँ की रिटेल बैंकिंग B2C है, बैंकिंग टू कस्टमर. DICGC एक्ट 1961 में आया था. DICGC का फुल फॉर्म और इसके बारे में कुछ पता है? सर DICGC जो भी हमारे बैंक में जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. वो 5 लाख तक का हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं बैंक में. यदि कल को कुछ हो जाता है बैंक्स को तो DICGC हमें प्रोवाइड करता है. ओके. DICGC एक्ट 1961 में आया था. और इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपने टैक्स वैक्स के बारे में भी पढ़ा होगा, हाँ या नहीं? जी सर. आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स एक्ट का ईयर कौन सा है? 1961. जी सर. सेम है 1961. इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि कलेक्ट किया जाता है, जिसकी इनकम एक निर्धारित इनकम से ऊपर होती है, उससे कलेक्ट किया जाता है. आप टैक्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं. व्हाट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एवेजन? सर टैक्स प्लानिंग यानी टैक्स प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना टैक्स बचा सके और सही रूप में टैक्स जमा कर सके. इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम सही कैलकुलेट कर सके टैक्स. और सर टैक्स इन्वेजन यानी टैक्स की चोरी करना, किसी तरह से हमें जो टैक्स लग रहा है उससे बचना, कुछ ऐसा करना ताकि हम टैक्स ना भर पाए. व्हाट इज टैक्स हेवन कंट्रीज? सर टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी के रूप में कन्वर्ट कर सके और वो टैक्स नहीं पे करे. ऐसे कई सारे सर आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपना पैसा टैक्स के रूप में बचा सके. व्हाट इज एंजल टैक्स? सॉरी सर इसके बारे में तो अच्छे से नहीं पता. व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट? सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किसी दो कंट्री के बीच में किया जाता है. जब हम कई माल बेचते हैं और कई माल भेजते हैं तो हमें यहाँ पे भी टैक्स भरना पड़ता है और दूसरी कंट्री में भी भरना पड़ता है. कोई पैसा कमाने, अगर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कोई पैसा कमाने यूएस गया है तो अगर वहाँ पैसा कमाया तो टैक्स उसका वहीं कट गया. अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यूएस का इंडिया के साथ नहीं है तो उसको आके यहाँ भी पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं कर सकता है. ओके. जी सर. व्हाट इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट? सर इसके बारे में मुझे आप गए विदेश, आपने विदेश से पैसा कमाया, अगर आप स्विट्जरलैंड गए तो मैंने स्विट्जरलैंड के साथ TAEA साइन किया है. TIEA टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है उसके साथ एग्रीमेंट, तभी वो आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको देगा, नहीं तो नहीं देगा. जी सर. ओके. मैं जरूर देखूंगा. आप मुझे बता दीजिए, अभी
आपने सुना भी होगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ग्रामीण बैंक हैं? सर मध्य प्रदेश में 2 ग्रामीण बैंक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ओके, इन दोनों का स्पॉन्सर बैंक? सर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया है और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मैं और मध्य पैनल प्रदेश मैं पैनल में हूँ। दोनों का स्पॉन्सर बैंक बता दिया ना आपने? जी सर। ठीक है, आगे अच्छा कुछ बोल रहे थे इसलिए। मैं पैनल में बैठा हूँ, मेरे पास सेविंग अकाउंट है, आप मुझे कोई एक बैंक का और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है, उसको बैंक का कोई दूसरा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, इसको क्रॉस सेलिंग कहेंगे। जी सर। इफ a person is having something and you are selling them something, that is called cross selling. जी सर। ओके, अभी आपने सुना होगा कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ इशू होता है किसानों के लिए। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए क्या सुधार किया जाना चाहिए जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनका जो उपजाऊ भूमि है उससे फसल ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जा सके? सर मध्य प्रदेश में किसानों की हम उनको क्रेडिट फैसिलिटीज को सही तरह से प्रोवाइड करके हम सुधार सकते हैं। जो भी सर गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वो स्कीम्स के बारे में उनको पता तो चल जाता है, बट वो स्कीम कैसे अवेल करें इनके बारे में वो उनको इतनी अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस स्कीम का उन्हें सही तरीके से लाभ हो, हम उन्हें बताएं ये स्कीम कैसे अवेल कर सकते हैं। सरकार ने कई कदम उठाए इसके लिए। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, जिससे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम से सब्सिडीज रेमिटेंस आते हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में। तो हम इसी क्षेत्र में थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से जागरूक रहे और अपनी फसल। आप अभी यंग हैं, आप अच्छे रेगुलेटरी बॉडी में जा सकते हैं, दूसरी जगह जॉब करने जा सकते हैं, आप आरआरबी में क्यों आ रहे हैं? सर मैं आरआरबी में इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे पोस्टिंग मेरे स्टेट में ही मिलेगी और मैं अपने स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हूँ। मुझे इधर का कल्चर अच्छे से पता है और सर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी सीनियर पोस्ट में अपने आप को देखूं। जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेगी मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ओके, आपने सुना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल? जी सर। क्या होता है? सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जो भी वो लैंडिंग करते हैं उसका कुछ प्रतिशत वो कुछ सेक्टर्स में प्रायोरिटी बेसिस पे करें, जैसे कि एग्रीकल्चर में, एमएसएमईज को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ताकि उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके। सुना है आपने एक और टर्म, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी सर। क्या होता है? सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी की टर्म है जिसमें कंपनीज को मिनिमम 2% अपनी प्रॉफिट का किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना पड़ता है। उससे वो कहीं पे भी कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? सर मध्य प्रदेश में मुख्य एयरपोर्ट इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है और कई जगह पे है। एक दो नाम पता है? सर जो जबलपुर में एयरपोर्ट है उसका डुमना एयरपोर्ट नाम है। और जो इंदौर या भोपाल में है? सर भोपाल का नाम कंफर्म नहीं है। राजा भोज भी किसी का है? चलिए हिंट दे रहे हैं, राजा भोज किसका है? सर शायद ग्वालियर का हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा। हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, मान लीजिए थोड़ा मुरैना में कर देते हैं, या भिंड में, या टीकमगढ़ में, या आपका और भी जगह है, धार है, सतना है, रेवा है, कैसे मैनेज करेंगे इन जगहों पे? सर जब मैं इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहा था तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे पोस्टिंग तो मेरे स्टेट में ही मिलेगी, बट मेरे स्टेट में मुझे पोस्टिंग कहीं पे भी मिल सकती है। तो सर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ और सर मैं इसी स्टेट का हूँ, तो मैं इधर के कल्चर्स को अच्छे से जानता हूँ, इधर की लैंग्वेजेस के बारे में मुझे पता है, तो मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ और अच्छे तरीके। मैं किसान हूँ, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है, मुझे सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताना है, और आप कैसे बता पाएं उसमें क्या क्या जोड़ते हैं, ये आपके ऊपर है। सर यदि कोई किसान मेरे पास आता है तो मैं आया हूँ, मैं जी किसान हूँ। जी सर, यदि आप आए मेरे बैंक में तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा
कि आप मेरे बैंक में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी गवर्नमेंट किसानों के लिए स्कीम्स प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो भी सब्सिडीज रेमिटेंस देता है, वो किसी मिडिल मैन के हाथ न लग के उनके अकाउंट में डायरेक्ट ही आ सकती है। तो इसका तो ये एक बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये भी होगा कि वो अपने पैसे जो भी कमाई करते हैं वो कुछ पैसे इसमें बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि उस पर उनको ब्याज और मिल दे और वो पैसा सेफ रखा रहे। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट, आपने सुना होगा एक बहुत पॉपुलर टर्म और बहुत अच्छा टर्म है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। क्या होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग? सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जो सस्टेनेबल नेचर के द्वारा की जाए। इसमें सर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बढ़ाया जा सकता है, और इस फार्मिंग के थ्रू हम ये एश्योर करते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, इसलिए हम सस्टेनेबल फार्मिंग के प्रयोग करते हैं। गुड। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल प्रोसेस और रिसोर्सेज को यूज करके की जाती है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एनवायरनमेंट के ही लेके है कि इसमें इस फार्मिंग में कोई भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, और इससे फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को अच्छे से उगा सकते हैं। कोई भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एनवायरनमेंट से। आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर, मेरे में सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो है पेशेंस। सर, मैं एक बहुत ही काम बिहेवियर पर्सन हूँ, जो बहुत हड़बड़ी नहीं करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पेशेंसली सब सोच समझ के अच्छे से काम करता हूँ। और मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस किया, और मेरे में एक मैच्योर बिहेवियर भी डेवलप हो चुका है, जिससे मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकता हूँ, और मैं अपनी जॉब को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ इस पेशेंस से। लास्ट क्वेश्चन, आपने सुना होगा एक टर्म है बैंकिंग इंडस्ट्री में जिसको बेसल नॉर्म्स कहते हैं, पढ़ा है इसके बारे में कुछ? जी सर। क्या होता है बेसल नॉर्म्स? सर, बेसल नॉर्म्स एक मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड बेसल में, जहाँ पे सभी बैंक्स मिलके उन्होंने मीटिंग की थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पे डिस्कस किया गया था वो था कैश रिजर्व रेशियो, जहाँ पे इंडिया की आरबीआई भी मौजूद थी, और उन्हें रिकमेंड किया गया वहाँ से कि आप अपनी सभी बैंक्स को निर्देश दें कि आप 8% कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करें। बट आरबीआई ने सर इंडिया में 9% कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने का सभी बैंकों को निर्देश दिया। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 7503235358। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से हिंदी भाषी क्षेत्र, अपार्ट फ्रॉम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ओके, वेस्ट बंगाल से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा और आपको आगे लेकर के जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।